रिकॉर्ड होना। अच्छा, स्टूडेंट किसी का सवाल चल रहा था, अगर वो जी सर, मेरा चल रहा था सिकंदर जी महमूद जी, सर। कंटिन्यू सर मैं करें, ये क्या कह रहा सवाल? था ये सर मैं ये कह रहा था कि जब हम लोग किसी टेबल को लिंक कराते हैं तो एक जैसे वन टू मैनी का रिलेशनशिप जब बनता है जी जी। तो एक ही आ रही होती है ना, और दूसरे के साथ जैसे आपने कहा था ग्लासेस का निशान आ रहा होता है, तो यहाँ तो तीन की हैं, तो ऐसे कितनी निशान आएंगे कीज के उसके देखो, साथ? एक प्राइमरी की किसी एक टेबल में वो 50 टेबल की फॉरेन की यूज हो सकती है। इसी जी सर। तरीके से जो फॉरेन की का जो टेबल होगा उसके अंदर यकीनन कोई एक प्राइमरी की भी होगी। वो प्राइमरी की उस टेबल की फॉरेन की भी बन सकती है। सही है? तो एक ओके। प्राइमरी की 50 रिलेशनशिप क्रिएट कर सकती है डिफरेंट टेबल के, और एक ही अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम ये सोचें कि सर एक प्राइमरी की जो है वो दूसरे टेबल में मल्टीपल रिलेशनशिप क्रिएट कर सकती है, बिल्कुल कर सकती है, लेकिन सेम टाइप के सिर्फ एक ही रिलेशनशिप क्रिएट करेगी। अब आप खुद सोचो ना, अगर जैसे हमने डिपार्टमेंट और स्टूडेंट के दरमियान रिलेशनशिप क्रिएट किया था, तो डिपार्टमेंट एक था और उस डिपार्टमेंट से बिलोंग मैनी स्टूडेंट थे, ठीक है ना? तो जी सर। डिपार्टमेंट आईडी प्राइमरी की थी डिपार्टमेंट के टेबल में, और वही डिपार्टमेंट आईडी स्टूडेंट के पास एज अ फॉरेन की यूज़ हो रही थी। तो अब मुझे बताओ कि स्टूडेंट के टेबल में वो डिपार्टमेंट आईडी जो है वो एक ही दफ़ा इस्तेमाल होगी ना, जी सर। एक से ज़्यादा दफ़ा तो इट नॉट अ मेक सेंस। हाँ, ये हो सकता है कि भाई डिपार्टमेंट का जो टेबल था वो स्टूडेंट के साथ भी रिलेशनशिप कर सकता है, वो टीचर के टेबल के साथ भी, फैकल्टी के टेबल के साथ भी क्या कर सकता है, रिलेशनशिप कर सकता है। अब जैसे हम फैकल्टी में आते हैं तो जनाब हम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की फैकल्टी नहीं हैं, हम कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट की फैकल्टी हैं, तो हमारे पास भी तो डिपार्टमेंट आईडी होगी ना। आप लोग इंजीनियरिंग के स्टूडेंट नहीं हैं, आप लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हैं, तो आप लोगों के पास भी डिपार्टमेंट आईडी नंबर 1, मेरे पास भी डिपार्टमेंट आईडी नंबर 1। तो कितने टेबल हो गए? 3 टेबल हो गए, डिपार्टमेंट, स्टूडेंट और फैकल्टी। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ, तो क्या बात कर रहे थे भाई? हाँ, ये वाली नेम स्पेस आप लोगों ने सबसे पहले लिखनी। अब जब ये वाली नेम स्पेस आपको मिल जाएगी, जब आप लिख लेंगे, तो अब यहाँ पे हम अपनी वर्किंग स्टार्ट करेंगे। हमारे पास इस नेम स्पेस से बिलोंग जो इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं जो हम इस्तेमाल करने वाले हैं, वो मैं यहाँ पे लिख के दिखा दूँ कि आप पब्लिकली कनेक्शन को इस फॉर्म पे आप इसके कंस्ट्रक्टर में या फिर आप इसके फॉर्म पे डिफाइन कर दें। एसक्यूएल कनेक्शन की क्लास हमें मिलती है इस नेम स्पेस से, जिसमें हम कनेक्शन स्ट्रिंग डिफाइन करते हैं, यानी इस तरीके से एसक्यूएल कनेक्शन CON इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन, और इसके अंदर स्ट्रिंग, कनेक्शन स्ट्रिंग पास होती है। और कनेक्शन स्ट्रिंग कहाँ से मिलती है? वाइवा का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं अक्सर अपने स्कूल के स्टूडेंट के साथ पूछता हूँ, ये वाला क्वेश्चन, कि जनाब कनेक्शन स्ट्रिंग में कौन सी 3 चीज़ें डिफाइन होती हैं? तो यहाँ पर देख लीजिए, जो हमने कनेक्शन ऐड किया है ना, आप इसकी राइट क्लिक करें, इसकी प्रॉपर्टी में चले जाएं, तो ये आपको इसकी प्रॉपर्टी में ले जाएगा। कहीं कनेक्शन स्ट्रिंग लिखा हुआ नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। ठीक है, तो उसके बराबर में ये जो पूरी स्ट्रिंग है ना, ये कनेक्शन स्ट्रिंग है। आप इसको कॉपी करें और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दें। अब आप यहाँ पे नोटिस कीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कनेक्शन स्ट्रिंग है और इसमें 3 चीज़ें मौजूद हैं। मैंने आपको बताया था कि जनाब जब भी हम एसक्यूएल सर्वर इंप्लीमेंट करते हैं तो हमसे मांगता है सर्वर नेम, हमसे मांगता है कौन सी ऑथेंटिकेशन आप यूज़ करने जा रहे हो। तो इसी तरीके से जनाब कनेक्शन स्ट्रिंग में भी तो यही चीज़ें डिफाइन है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करो तो ये जो सर्वर नेम है, यही है ना सर्वर नेम, डेस्कटॉप QV5PCDO। जी सर। तो अब यहाँ पर नोटिस करो तो लिखा हुआ है डाटा सोर्स डेस्कटॉप QV5PCDO। तो सबसे पहली चीज़ मौजूद होती है कनेक्शन स्ट्रिंग में, आपका डाटा सोर्स, जो कि आपके सर्वर का नाम होता है। पहली चीज़ कनेक्शन स्ट्रिंग।
दूसरी चीज लेफ्ट लिखी में हुई है, हमारा उसका नाम नहीं है डेटाबेस का। वो ये है ना, इनिशियल कैटलॉग आपका डेटाबेस होता है, और यहाँ पे देखिए आपके डेटाबेस का नाम क्या आ रहा है, यही है ना डेटाबेस का नाम। अगर आप यहाँ पे जी देखो सर। तो डेटाबेस का नाम क्या है, जी सर, लैब यही है। नंबर 3_रूट। तो इनिशियल कैटलॉग क्या होता है जनाब, आपका डेटाबेस। और तीसरी चीज होती है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। ट्रू का क्या मतलब होता है, देखो अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जो जनाब विंडोज ऑथेंटिकेशन से नहीं, वो एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन से चल रहे होंगे, तो उनको चाहिए होता है लॉगिन और पासवर्ड। बट हम लोग यहाँ पर विंडोज ऑथेंटिकेशन, तो विंडोज ऑथेंटिकेशन के लिए जो कनेक्शन स्ट्रिंग में मौजूद होता है वो होता है इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी। आंखें बंद करके मान लिया हो कि ये विंडोज ऑथेंटिकेशन पे चल रहा है और ये ट्रू है। लेकिन अगर आपकी एसक्यूएल सर्वर ऑथेंटिकेशन है तो विंडोज इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी ट्रू नहीं लिखा हुआ आएगा, यहाँ पे लिखा हुआ आएगा लॉगिन यानी आईडी, और आईडी इक्वल टू आईडी लिखी हुई आएगी, और उसके बाद कॉमा से सेपरेट करके आप क्या लिखोगे, सेमीकोलन से सेपरेट करके पासवर्ड इक्वल टू पासवर्ड। वो आपके खुद ही कनेक्शन स्ट्रिंग में मौजूद होगी, आपको कहीं लिखने की जरूरत नहीं। तो कनेक्शन स्ट्रिंग में कौन सी तीन चीजें मौजूद होती हैं, एक डाटा सोर्स जो आपके सर्वर का नेम होता है, इनिशियल कैटलॉग जो आपके डेटाबेस का नेम होता है, और आपके ऑथेंटिकेशन आइदर विंडोज ऑथेंटिकेशन है तो इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी, अगर एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन है तो लॉगिन पासवर्ड, दैट्स इट। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमें इस नेम स्पेस से एक और क्लास मिलती है, वो कौन सी क्लास है, एसक्यूएल कमांड। इसका हमने ऑब्जेक्ट वेरिएबल बना दिया और डिक्लेयर कर दिया। इसको प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में कहते हैं क्लास टाइप वेरिएबल, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं। कोई मुझे इसकी टाइप बताएगा? एसक्यूएल कमांड है सर इसकी टाइप। वेरी गुड, ये है क्लास टाइप वेरिएबल। इसकी टाइप क्या है, ये क्लास है। तो ये क्लास टाइप वेरिएबल इन द टर्म ऑफ प्रोग्रामिंग फंडामेंटल। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, और ये बात आपको थर्सडे को इंशाल्लाह ताला समझ में आ जाएगी। सर अभी हम CMD स्टैंड्स फॉर, आप अपने नाम से बना सकते हो इसको, ये कोई फिक्स थोड़ी है, आपने ये फिक्स नहीं है, ये एक वेरिएबल है, आपने खुद किसी भी नाम सेट से किया बन है। सकता है। सही है, सही जी है। खुद बने आप इसको 1 2 3 कर दो, XYZ कर दो, कुछ भी कर दो अपनी आसानी के लिए। तो जनाब हमने ग्लोबली इन दो वेरिएबल्स को बना लिया, और कनेक्शन में तमाम कनेक्शन आ गया, पूरा पार्ट डिफाइन हो गया कि जनाब हम कौन से सर्वर पे कौन से डेटाबेस को कौन से ऑथेंटिकेशन के साथ यूज़ करने जा रहे हैं। इसका वेरिएबल जस्ट हमने डिक्लेयर किया। अब हमें सारा काम किस में करना है, ये जब हम ये वाला ऑब्जेक्ट बना लेते हैं ना, तो इस ऑब्जेक्ट से हमें दो मेथड मिलते हैं कनेक्शन के। हमें कनेक्शन को ओपन भी करना होता है, और जनाब कनेक्शन को क्लोज भी करना होता है, ठीक है। अब सारा काम जो होता है 2 से 3 लाइन ऑफ कोड जो भी हम लोग लिखेंगे अपनी आसानी के लिए, वो जनाब विद इन दी मेथड लिखें, ठीक है ना। अब हमें सबसे पहला काम क्या करना है कि भाई जो हमने कमांड का वेरिएबल लिया था, कमांड विच इज इक्वल टू न्यू एसक्यूएल कमांड, इसका मेथड, इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करवाना है। कंस्ट्रक्टर भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, जो कि आपको लैब नंबर 5 में 4 में पता चल जाएगा, नहीं तो 5 में ज़रूर पता चलेगा, ठीक है ना। ये क्या है हमारे पास, CMD, इसका ऑब्जेक्ट बनाया था ना, ये वेरिएबल था। इक्वल टू के बाद इसका कंस्ट्रक्टर, इट कंटेन 2 पैरामीटर। यहाँ पर हम क्यूरी डिफाइन करेंगे, और यहाँ पे आ जाएगा वो क्यूरी कौन से डेटाबेस यानी कौन से कनेक्शन पे चलेगी, वो हमने डिफाइन कर दिया। ये तमाम कनेक्शन स्ट्रिंग किस में आ गया, इसमें आ गया ना। और जो भी क्यूरी चलेगी वो क्यूरी हम यहाँ डिफाइन करेंगे। अब मुझे आप लोग बताइए सोच समझ के कि ये जो हम डिज़ाइन हमने बनाया है, इस बटन के पीछे कौन सी क्यूरी चलनी चाहिए, आइदर सेलेक्ट, आइदर इंसर्ट, आइदर अपडेट, आइदर डिलीट।
इंसर्शन। बिल्कुल सही है, इंसर्ट चलनी चाहिए, क्योंकि हम यहाँ पर डेटाबेस से कोई डाटा रिट्रीव नहीं कर रहे। अगर रिट्रीव करना होगा तो सेलेक्ट चलाएंगे, जैसे लॉगिन में हमें डेटाबेस से वैल्यू मैच करवानी होगी और फिर लॉगिन करना होगा, तो हम वहाँ पे सेलेक्ट लगाएंगे। अभी तो यहाँ पे हमें पहले एम्प्लॉय को रजिस्टर्ड करना है ना, तो हम सर यहाँ पर क्या इंसर्ट लगाएंगे करेंगे, ना। इंसर्ट की क्यूरी लगाएंगे। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर इंसर्ट की क्यूरी लगाएंगे, बट क्लास नोटिस करो यहाँ पर हमारे पास ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, ये टेक्स्ट बॉक्स है, बट ये एक वैल्यू है, लेकिन इसमें दो ऑप्शनल वैल्यू आएंगी, आइदर मेल आएगा या तो फीमेल आएगा। अब क्यूरी किस तरीके से डिजाइन होगी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है भाई, ये सीख लो भाई क्यूरी किस तरीके से बनती है। इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम क्या था, एम्प्लॉय, यहां तक की तो बात सबको हजम हो रही हो। उसके बाद मैंने आप यस लोगों सर। को बताया था कि जनाब क्यूरी को इंसर्ट करवाने के दो तरीकेकार होते हैं। एक तो आप कॉलम लिस्ट मेंशन करते हो, लाइक अब देखो हमें यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी देने की ज़रूरत नहीं है, वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो आइडेंटिटी है, उसमें खुद ही वैल्यू जनरेट होगी। तो हम यहाँ पे क्या देंगे, एम्प्लॉय नेम, कॉलम का नाम, कॉमा, दूसरा क्या था, ईमेल, कॉमा, भाई स्पेलिंग गलत करूँ तो बता देना भाई, एम्प्लॉय नेम है, ईमेल है, फ़ोन नंबर है, पासवर्ड है और जेंडर है। एम्प्लॉय नेम, फ़ोन, कॉमा, पासवर्ड, कॉमा, जेंडर, ये होगा कॉलम के नेम। अब आप इस राउंड ब्रैकेट से बाहर निकलो, राउंड ब्रैकेट से बाहर निकलकर आप कीवर्ड लिखते हो वैल्यूज का, ये भी सबको पता है ना। यस सर। यस सर। अब क्लास जी यहाँ सर। पर देखो आप क्या करोगे, इन कॉलम में वैल्यू भेजने के लिए वैल्यू तो यहाँ से आएगी ना, अब आप इधर एक पैरामीटर प्रोवाइड करोगे, इनके पैरामीटर प्रोवाइड करोगे, और एसक्यूएल सर्वर में जो वेरिएबल बनते हैं, क्योंकि ये देखो ना ये एसक्यूएल कमांड है, इसका सी शार्प से कोई ताल्लुक नहीं है, सी शार्प इसको नहीं जानती, ये क्यूरी लिख रहे हैं और एसक्यूएल सर्वर इसको क्यूरी जानता है। तो ये वाली क्लास क्या है, प्योर एसक्यूएल सर्वर के लिए एसक्यूएल क्यूरी को रीड करती है। ये वाली क्लास जो हमने इम्प्लीमेंट की है ना एसक्यूएल कमांड, ये क्या करती है, ये वाली कमांड, ये वाली क्लास जो है जनाब, ये लिखा हुआ है रिप्रेजेंट ट्रांजैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट। ट्रांजैक्ट एसक्यूएल स्टेटमेंट का क्या मतलब, क्यूरी, ये क्यूरी को रिप्रेजेंट करती है। और एग्जीक्यूट अगेंस्ट द एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, और साफ लिखा हुआ है कि जनाब ये जो है वो एसक्यूएल सर्वर के अगेंस्ट में एग्जीक्यूट होती है, लेकिन ये क्लास किसी और से इनहेरिट नहीं हो सकती। इनहेरिटेंस का प्योर कॉन्सेप्ट है ऊप में, जो आगे आके आप लोग पढ़ोगे कि ये क्लास इनहेरिट नहीं हो सकती, इस तरीके से नहीं हो सकती। एसक्यूएल कमांड के बाद इनहेरिट इसको किसी और क्लास से नहीं करते। खैर ये आगे की चीज़ है, ये चीज़ समझ में आई एसक्यूएल कमांड। और एसक्यूएल कनेक्शन जो है वो कौन सी क्लास है जनाब, जिसमें देखो यहाँ पर लिखा हुआ है रिप्रेजेंट द ओपन कनेक्शन ऑफ द एसक्यूएल सर्वर डेटाबेस, इसमें आता है कनेक्शन। और कनेक्शन कैसे आता है, कनेक्शन स्ट्रिंग से आता है। सो जैसे अगर हम कोई वैल्यूज इंसर्ट करेंगे तो वो डायरेक्ट वहां पर जाके इंसर्ट हो जाएगा। हाँ, यहाँ पे सिर्फ एड्रेस आता है, ये वाली क्लास जो है वो वेरीफाई करती है कि एड्रेस, अब देखो ये पूरा एड्रेस किस वेरिएबल में आ गया, इस वेरिएबल में आ गया, और इसी तरीके से ये पूरी क्यूरी किस में आ गई, लेकिन ये क्यूरी को कौन वेरीफाई करेगा कि ये क्यूरी कहाँ चलेगी, इस एड्रेस पे चलेगी, लिखा हुआ है ना कनेक्शन। यस सर। अब यहाँ पे आ जाओ इसको पूरा पैरामीटर, एसक्यूएल सर्वर में पैरामीटर यानी वेरिएबल एट द रेट के कीवर्ड से बनाते हैं। तो आप यहाँ पर ले लो, हमने पहला पैरामीटर बना दिया एनएम के लिए। अब ये वाला पैरामीटर इसको रिप्रेजेंट करेगा, लेकिन इसमें वैल्यू अभी हम लोग नेक्स्ट लाइन में भेजेंगे, इसमें वैल्यू जाएगी तो इसमें चली जाएगी ऑटोमेटिकली। अब इसमें वैल्यू जो है वो टेक्स्ट बॉक्स से जाएगी। आप यहाँ पे डायरेक्ट टेक्स्ट बॉक्स से भी कर सकते हो, लेकिन क्योंकि आगे मैंने जेंडर के लिए रेडियो बटन इस्तेमाल किए हैं और मुझे कंडीशन लगानी है, तो मुझे ये वाला मेथड सही लगा। मैंने एक पैरामीटर इसके लिए दे दिया, एट द रेट के बाद मैंने दूसरा पैरामीटर EML के नाम से इसमें दे दिया। आप सेम नेम के भी पैरामीटर बना सकते हो, क्योंकि एसक्यूएल सर्वर को पता है कि एट द रेट के बाद कुछ भी लिखा हुआ है वो एक वेरिएबल है। वो सी शार्प उसको वेरिएबल नहीं जानता, क्योंकि
एसक्यूएल सर्वर में वेरिएबल @ के कीवर्ड से बनाते हैं। कॉमा के बाद अगला पैरामीटर PHN, कॉमा के बाद @ का कीवर्ड और आ गया यहाँ पर पासवर्ड, फिर कॉमा के बाद @ के बाद जेंडर के नाम से मैंने पैरामीटर बना दिया। आ जाओ नेक्स्ट लाइन पे, ये तो हो गई क्यूरी, ऐसे लिखते हैं ना हम लोग, वैल्यूज के बाद यहाँ से वैल्यूज आती हैं। अब जनाब हमें वैल्यूज भेजनी है इनमें, क्योंकि ये वैल्यू उठा के इनमें लेके जाएगा, ये वाला पैरामीटर इसमें लेके जाएगा, ये वाला पैरामीटर इसमें लेके जाएगा, ये वाला पैरामीटर इसमें लेके जाएगा, इसी तरीके से सो एंड सो फोर्थ। अब आ जाओ यहाँ पे, आप लिखोगे cmd.parameters, कमांड के अंदर आपने जो पैरामीटर दिए हैं उसके अंदर ऐड विद वैल्यू दो, और इट कंटेन 2 पैरामीटर। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला मेथड जो है वो 2 पैरामीटर लेता है, एक स्ट्रिंग पैरामीटर, यानी जो पैरामीटर आपने यहाँ पे बनाए हैं उनको डिफाइन करो, और उसमें जिस ऑब्जेक्ट से वैल्यू आ रही है वो ऑब्जेक्ट डिफाइन करो। अब फॉर एग्जांपल हमने पहला पैरामीटर नेम के लिए बनाया था nm, कॉमा के बाद अब nm में वैल्यू कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी, तो हम क्या लिखेंगे, textbox1.text। तो आप यहाँ पे लिखो textbox1.text। ये चीज कितनों को समझ में आई? Is it clear or not? ये तो यानी आपने पहले वेरिएबल के अंदर टेक्स्ट बॉक्स 1 की वैल्यू इंसर्ट करा दी। यानी अब इसको जो वैल्यू मिलेगी वो किससे मिलेगी, इस टेक्स्ट बॉक्स से मिलेगी। ठीक है ना। इसी तरीके से इसी लाइन को आप दोबारा से कॉपी पेस्ट कर लो, कॉपी कर लो। ये काम हो गया किसके लिए, उसके लिए ईमेल के लिए, फ़ोन नंबर के लिए, पासवर्ड के लिए। अभी जेंडर की बात नहीं कर रहा, अब यहाँ पे पैरामीटर के नाम चेंज कर दो, EML पैरामीटर का नाम, PHN पैरामीटर का नाम, PSS, यही थे ना, ठीक है जी और सर। यहाँ पर ईमेल के लिए टेक्स्ट बॉक्स 2, फ़ोन के लिए टेक्स्ट बॉक्स 3 और पासवर्ड के लिए टेक्स्ट बॉक्स 4। तो जनाब आप यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 3, टेक्स्ट बॉक्स 4, यहाँ तक के तो मामला आसान होंगे आई होप। अब जेंडर के लिए ऑप्शनल वैल्यू है जनाब, इफ एल्स लगा दो, इफ ब्लॉक, अगर रेडियो बटन 1 डॉट चेक्ड है तो जनाब आप क्या करो, cmd डॉट पैरामीटर डॉट ऐड विद वैल्यू, और यहाँ पर आप क्या करो, @gen, और उसमें जो वैल्यू आएगी वो कहाँ से आएगी, रेडियो बटन 1 डॉट टेक्स्ट। आप चाहो तो यहाँ पर डायरेक्ट स्ट्रिंग वैल्यू भी अपनी मर्जी से दे सकते हो कि आइदर मेल और फीमेल। अब जब हमने रेडियो बटन के टेक्स्ट में दिए हुए मेल और फीमेल हैं तो हम डायरेक्ट एफिशिएंट काम करें, हार्ड कोडेड क्यों करें। तो हमने यहाँ पे दे दिया जनाब रेडियो बटन 1 डॉट टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पर एल्स इफ ले आओ, रेडियो बटन 2 डॉट चेक, तो जनाब cmd डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विद वैल्यू, और यहाँ पर आप ऑप्शनल ले आओ जेंडर @gender, कॉमा के बाद रेडियो बटन 2 डॉट टेक्स्ट। ये बताओ ये चीज़ कितनों को समझ में नहीं है? अभी ये समझ सर। ठीक है, अब आप एल्स से बाहर निकलकर आखिरी चीज़ ये करो कि जब ये क्यूरी चलाते हैं ना तो उसको क्यूरी को वेरीफाई करने के लिए एक मेथड कॉल होता है cmd डॉट एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ये मेथड कॉल होता है कनेक्शन के अंदर ही। ये मेथड आइडेंटिफाई करता है कि जनाब जो भी क्यूरी चल रही है आइदर इंसर्ट, अपडेट और डिलीट, और अगर वो एग्जीक्यूट कर रही है तो जनाब ये वाला मेथड एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करता है। यानी अब फॉर एग्जांपल जब हम यहाँ पे वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं तो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा ना, और जब रिकॉर्ड इंसर्ट होगा तो यकीनन मोर देन 0 रिकॉर्ड इफेक्टेड होंगे, एक रिकॉर्ड जनरेट होगा ना, तो ये उसकी काउंटिंग जनरेट करेगा ये मेथड। तो यहाँ पर इस मेथड के बारे में लिखा हुआ है
execute transact SQL against the connection and return the number of rows affected. जब इंसर्ट की क्यूरी चलेगी तो रिकॉर्ड इंसर्ट करेगा ना, तो हाउ मेनी नंबर ऑफ रॉज इफेक्टेड उसकी काउंटिंग ये जनरेट करेगा। ये वाला और मेथड जैसे अगर हमारे आप पास नीचे इम्प्लीमेंट नहीं नोटिफिकेशन आ करोगे, जाएगा। हाँ, तो फिर आपको ये 0 रिटर्न करेगा। अगर आपकी क्यूरी गलत होगी या आप गलत वैल्यू प्रोवाइड कर रहे होंगे तो जनाब ये रिटर्न करेगा 0, अदरवाइज ये रिटर्न करेगा सक्सेसफुल पे 1, क्योंकि आप फ्रंट एंड से एट अ टाइम एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट करोगे ना। इट मेक सेंस। इंडिविजुअल मैंने एक दफ़ा Yes, साइन sir. अप किया, आप दोबारा से सबमिट करवा दो, दूसरा साइन अप कर लो, तीसरे बंदे को रजिस्टर करो, लेकिन हर ट्रांजैक्शन में हर अटैम्प्ट में कोई एक ही रिकॉर्ड इंसर्ट होगा ना, तो आइदर जी, या तो वो एक रॉज इफेक्ट करेगा या तो कोई भी नहीं करेगा। अगर कोई भी नहीं करेगा तो इसका मतलब क्यूरी गलत है, तो ये एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का मेथड जो है वो क्या करेगा, आपको 0 रिटर्न करके देगा। इज इट क्लियर और नॉट? अभी तो ये तो बहुत सारी बातें हो गई, क्या ये काम भी कर रहा है या नहीं, तो उसको बिल्ड करके चेक कर लेते हैं। कर रहे काम। सही है भाई। अब यहाँ Yes, पर चला के भी देखेंगे भाई, ऐसे कैसे। अभी आपको मैं यहाँ पे दिखा दूं कि हमारे पास अभी कोई रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है। सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है भाई, अभी भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं है हमारे पास। लेकिन अब जब हम फ्रंट एंड से देखेंगे और दोबारा से इस क्यूरी को चलाएंगे तो यहाँ पे चेक करते हैं। ओहो, एक चीज़ मैं करना भूल गया, आप अपनी आइडेंटिफिकेशन के लिए एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी के बाद यहाँ पर एक डायलॉग बॉक्स भी तो जनरेट करवा लो। ये हमें बता देगी कितनी रोज अफेक्टेड हाँ, हुई है, एरर आएगा। तो आप या तो एक काम ये करो कि जनाब हाँ, message box. मैसेज बॉक्स डॉट शो, Show. और यहाँ पर हम आपकी स्क्रीन मूव नहीं हो रही। यस सर, स्क्रीन स्टॉप। आपकी स्क्रीन एक ही जगह स्टक हो गई। क्या हुआ, There स्क्रीन should स्टक be- हो गई? Yes, sir. जी सर। अच्छा मैंने रुको, भी ऐसे लिखा है। स्टॉप कर लो। चलो अब बताना मुझे, अब सही है? कर्सर मूव कर रहा है? सर अब स्क्रीन नहीं दिख रही। स्क्रीन नहीं दिख रही? स्क्रीन शेयर हो रही, अभी हो यस रही है सर, सर, हो रही है स्क्रीन थोड़ी हो देर रही तक। है। शेयरिंग हो रही है सर। ऐसा नहीं करो भाई। Had started sharing screen लिखा है बस। जी सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही, बस यहाँ हैज स्टार्टेड शेयरिंग लिखा है। Yes. नहीं तो फिर आपकी तरफ का इंटरनेट कोई मसला होगा, मैंने तो नहीं शेयर किया ही सर, नहीं। सबका नो यही अच्छा, आ स्क्रीन रहा नहीं है। हो रही। सबके साथ ऐसा हो रहा सर है? स्क्रीन शो नहीं हो रही। Exactly जी सर। सर। जी सर। ओहो, Yes. तो फिर With due respect सर, आप ऐसा करें, दोबारा इसको नेट पर रिफ्रेश कर लें। हाँ, मैं एक Might मिनट be दोबारा से। इसका issue। अब सबके पास स्टॉप हो गई होगी। जी सर। जी सर। चलो चेक करता हूँ दोबारा। अब बताइए। सर स्टिल वही सर लिखा लिखा है। आ रहा है सर, यू अभी हैव वही स्टार्टेड लिखा है। स्क्रीन शेयरिंग। नहीं हो रही सर। थोड़ा Has वेट कर started लो। sharing। सर ये सिस्टम हैंग हो रहा है। मेरा तो यार सिस्टम सब कुछ सही चल रहा है, क्या चल रहा है? अच्छा चलो एक काम करता हूँ, अब बताओ स्क्रीन शेयर हो रही है? No sir। नहीं नो नो सर। That's सर, very dear sir। लोडिंग। क्या मैं कर सकता हूँ, वॉइस तो सही आ रही है उनकी। अच्छा, आप लोग एक काम करो जी सर। कि मीटिंग लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर उसी ओके लिंक। सर। मैं कनेक्टेड हूँ, हो सकता है आप लोग के एंड पे इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम हो, आप लोग दोबारा से रीज्वाइन कर लो। ओके सर।
यस सर, आप शेयर करें। ओके जी, अब बताइए। सर 2 मिनट जी सर। हो गया सर, हो गया। अरे हो गई। सही है भाई, यस सर। ठीक है। तो बस जल्दी से इस मॉड्यूल को निपटा लेते हैं, देन उसके बाद फिर ब्रेक कर लेंगे, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे आगे। तो भाई यहाँ तक हमने कर लिया था कि भाई मैसेज बॉक्स डॉट शो में इंसर्टेड आ जाए। ओके सर। सही। तो अब यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं कि रिकॉर्ड नेम जो है वो हम यहाँ पर दे देते हैं ईमेल एड्रेस, इसी तरीके से फ़ोन नंबर ब्ला 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 ब्ला, पासवर्ड ABC123, आइदर मेल और फीमेल, मेल, सबमिट, रिकॉर्ड इंसर्टेड। ठीक है भाई। अब इसके लिए भी अभी हम काम करेंगे कि भाई जब रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाए तो तमाम टेक्स्ट फील्ड भी ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाए। अभी हमने ये वाला काम नहीं किया, अभी हमने सिर्फ ये चेक किया कि जनाब डाटा जा रहा है बैक एंड पे या नहीं। अब आ जाओ अपने डेटाबेस पे, इस क्यूरी को दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये मैंने नेम लिखा था, ये मैंने ईमेल लिखा था, फ़ोन नंबर, पासवर्ड, जेंडर। यहाँ पर देखें एम्प्लॉय आईडी क्या मिली मुझे। अकॉर्डिंग टू दिस आइडेंटिटी सीड यानी 1 से स्टार्ट होगी, यानी जो पहला रिकॉर्ड आएगा उसको आइडेंटिटी वैल्यू क्या मिलेगी? 1 जनाब 1। अब सर, जब 1 से इसके स्टार्ट बाद होगा। अब इसके बाद जब नेक्स्ट रिकॉर्ड अगर हम लोग देंगे, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर दे देता हूँ फैजान का रिकॉर्ड, ठीक है ना, और इसको सबमिट कर देता हूँ। 62 आ जाएगी। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है? यूनिक की कंस्ट्रेंट। अच्छा, अब ये देखो, ये वायलेशन मुझे कौन बताएगा? शाबाश, जल्दी से बताओ किस में हमने ब्लंडर किया है? फोन नंबर पे। ईमेल को तो हमने यूनिक कर दिया था, फोन नंबर को नहीं किया था। तो अब यहाँ पर देखो कंस्ट्रेंट आ गया, यूनिक की फोन नंबर लिखा हुआ आ रहा है। अगर आप देखो द डुप्लीकेट की वैल्यू इज, ठीक है ना, ये चीज सबको समझ में आई? ये क्या है? ये रन टाइम पे एक्सेप्शन दे देगा। अब इस एक्सेप्शन को भी हम रोकेंगे, हम इसको, इसकी एक्सेप्शन को भी रोकेंगे। अब यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं। अभी स्टिल एक ही रिकॉर्ड है हमारे पास। अब दोबारा से रिकॉर्ड इंसर्ट करवाते हैं। मैं यहाँ पे दे देता हूँ फैजान का सर रिकॉर्ड। अजीज का कर दीजिए सर रिकॉर्ड। सर अजीज, किसका? सर अजीज का सर। चलो सर अजीज कर देते हैं। यार एक ही बात हो जाती है। ठीक है, gmail.com और फ़ोन नंबर 123456, पासवर्ड ABC, सबमिट, इंसर्टेड। अब डेटाबेस में चेक करते हैं जनाब। तो अजीज़ को आईडी नंबर कौन सी मिली? 3। 2 क्यों नहीं मिली? और वो फोन नंबर की वजह से करके वो हो गया था ना। लेकिन ट्रांजैक्शन चल गई थी, यस, ट्रांजैक्शन चल गई। रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं हुआ था। कीप इन माइंड, सही है ना, रिकॉर्ड इंसर्ट नहीं तो हुआ सर था। ये तो अब ये आइडेंटिटी बग में तो नहीं है? नहीं, बग नहीं है, बग नहीं है, बिल्कुल भी बग नहीं है। देखिए होता ऐसा है कि कुछ पैनल होते हैं जिसमें फेक आईडीज भी जनरेट हो रही होती है, जो कि बस जनरेट हो गई, उनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। तो ट्रांजैक्शन तो उनकी भी होती है ना। अब वो बाद में इस्तेमाल हो या ना हो, जो अथेंटिक होती हैं वो बार बार लॉग इन भी हो रही होती हैं और साइन अप भी हो रही होती है। तो ये कोई वो नहीं है, बग नहीं है। अब इसको रीसीडिंग भी किया जाता है कि अगर हम चाहते हैं कि भाई हम आईडी नंबर 2 का रिकॉर्ड दें, तो आप इसकी एक प्रॉपर्टी होती है आइडेंटिटी इंसर्ट, उसको आप ऑन कर दो तो आप एम्प्लॉय आईडी में बाय फोर्स वैल्यू भी दे सकते हो। लेकिन अगर हम प्रॉपर यूआई से चला रहे होते हैं तो जनाब हमें पूरा मेंटेनेंस इशू आ जाता है। इसको कहते हैं मेंटेनेंस इशू।
अब हमें क्या करना पड़ेगा कि भाई एक टैग बॉक्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे डेटाबेस की एंटिटी को अपडेट करना पड़ेगा। कोड में जाके हमें क्या करना पड़ेगा, एक और फील्ड ऐड करवानी पड़ेगी, क्यूरी में चेंजेस करनी पड़ेगी। तो आप लोगों ने टर्म सुनी होगी सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस, सबसे ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है ये, सबसे ज़्यादा क्या होता है? सबसे ज़्यादा पेनफुल प्रोसेस होता है। वो इस सेंस में कि जनाब कल को क्लाइंट ने कह दिया कि भाई मुझे ये भी चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ ऐसे चाहिए। अब आप क्या करोगे, सिस्टम को मेंटेन करने बैठे, और आपको सिर्फ एक जगह मेंटेनेंस नहीं करनी पड़ेगी, आपको कई जगह मॉडिफिकेशन करनी पड़ेगी। तो ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के टर्म में सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस का की टर्म आती है ये, जो कि जिसको कहा जाता है सबसे पेनफुल प्रोसेस, ठीक है ना। चलो अब यहाँ तक के तो बात सबको समझ में आ गई। अब तुम लोग जाओ ब्रेक ले लो, और 10:20 में हम लोग दोबारा से रिज्वाइन करेंगे, फिर यहीं से कुछ कंटिन्यू करेंगे। जी किसी का कोई क्वेश्चन था? सर मेरी क्यूरी थी, मेरी आज पहली क्लास है, तो जो पहले की 2 क्लासों का काम है, एक्सरसाइज वगैरह, वो सबमिट कैसे करूँगा मैं? LMS पे LMS पे तो अब तो उसने डिलीट, ओवर ड्यू टाइम हो गया उसका। तो वो तो होगा। आपकी पहली क्लास क्यों है भाई?